डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं भूतिया और सच्ची घटनाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। तो अब वक्त है डरने का, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं कनाडा में पढ़ने आया हुआ था। यहां पर पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी की जा सकती है। भारत में इतने पैसे नहीं मिलते जितने यहां किसी भी काम में मिल जाते हैं, तो इसी कारण खास तौर पर मैं यहीं पर पढ़ने आया हुआ था। पढ़ाई से ज्यादा मेरा ध्यान काम पर था, क्योंकि मैं कुछ पैसे कमाना चाहता था। वैसे भी मेरे सारे दोस्त यहीं आए हुए थे, लेकिन मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में एंट्री मिली। ये शहर से बाहर थी, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो मैं भी खुश था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ पर घर ढूंढने की थी। मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन यहाँ पर किराए पर घर बहुत ही महंगे मिल रहे थे। मैं हर तरफ घूम रहा था और पूरा दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिया। कहीं पर मुझे अच्छा घर नहीं मिल रहा था। ये मेरा तीसरा दिन था अपने दोस्त के घर। मेरे दोस्त ने मुझे 3 से 4 दिनों का वक्त दिया था, क्योंकि उसके बाद उसका मकान मालिक आ जाता और उन्हें कहता कि यहाँ पर तो उन्हें 3 ही लोगों के रहने के लिए कहा था, तो मैं वहाँ पर चौथा क्या कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि प्लीज़ अब तुम्हें जाना ही होगा। यह आखिरी दिन था और मैंने शहर में नया घर ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी घूमने के बाद मुझे एक घर मिला। ये काफ़ी बड़ा घर था और यहाँ पर सिर्फ एक ही बुजुर्ग रहता था। मैंने जब बुजुर्ग से बात की तो वो बहुत ही अच्छा मिला। वो कह रहा था कि अगर मैं इस घर की रखवाली करूं तो मुझे बहुत ही कम किराया देना होगा। मैं भी खुश था, क्योंकि यहाँ पर मैं रखवाली भी तो करता और मेरे पैसे भी बच जाते। वैसे भी इतना अच्छा घर यहाँ पर किसी को नहीं मिलता। वो बुजुर्ग खुश था कि उसके घर की रखवाली होती और मुझे पैसे कम देने पड़ते, तो हम दोनों ही खुश थे। ये पहला दिन था और मैं उसके साथ बातें कर रहा था। वो मुझे यहाँ की हिस्ट्री बता रहा था कि ये घर बहुत ही पुराना है। ये उसके खानदान में बहुत ही पुराना घर है और ये विरासत के तौर पर मिलता आ रहा है। यहाँ पर हर तरफ जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो विरासत के तौर पर मिलती आई हैं। यहाँ पर तुम्हें हर तरह की एंटीक चीज़ें मिलेंगी। ये सारी ही प्राचीन हैं और विरासत के तौर पर मिलती आ रही हैं। ये घर काफ़ी अच्छा था। मैं हर रोज शाम को पढ़ाई करके आता और इस घर में अच्छे से एंजॉय करता। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें थी और मैं यहाँ पर दोस्तों को भी ला सकता था। वो आदमी बहुत ही अच्छा था और मुझे कई बार रात को पार्टी भी करने देता। मैं दोस्तों को ये कहता कि ये मेरी जान पहचान वाला है, इसलिए यहाँ पर पार्टी करने देता है। मेरा रुतबा अपने दोस्तों में बढ़ रहा था। वैसे भी वो आदमी काफ़ी कूल था। कभी कभी तो वो भी हमारे साथ पार्टी करता। 1 महीने तक ऐसे ही चल रहा था। मैं घर को अच्छी तरह से जान गया था। यहाँ पर घर में कई तरह की चीज़ें थी। यहाँ पर कई तरह की एंटीक चीज़ें थी। पुराने मेज़, पुरानी कुर्सियाँ, कई सोने की चीज़ें। लेकिन मेरा ध्यान एक ही चीज़ पर होता। टेबल के बिल्कुल सामने शीशे में एक सोने की घड़ी रखी गई थी। वैसे भी वो आदमी मुझे हर चीज़ को हाथ लगाने देता, बल्कि वो तो मुझे कहता कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसे इस्तेमाल कर लिया करो। वैसे भी उसका कोई बेटा नहीं था, इस कारण वो मुझे ही बेटा मानने लगा था। वो मुझ पर काफ़ी यकीन करता था और वो मुझे अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने देता था। वो कहता कि यहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं, बस इसे ध्यान से इस्तेमाल करना। ये घर बहुत ही बड़ा था और वो आदमी बहुत ही अमीर। कभी कभी तो मैं उसके कपड़े इस्तेमाल करता। वैसे भी वो आदमी ज़्यादातर बाहर ही रहता। 1 महीने बाद तो वो 15 से 20 दिनों के लिए बाहर चला गया। ये वक्त था जब मैं एंजॉय कर रहा था। मैं उसकी हर चीज़ को इस्तेमाल करता। मैं बाहर घूम कर आता। कई बार मैं यहाँ दोस्तों को बुला लेता और यहाँ पर हम पूरी रात पार्टी करते ही रहते। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन उसके जाने के लगभग 2 दिन बाद ही मेरी नज़र उस सोने की घड़ी पर पड़ गई थी। मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि अगर मैं उस घड़ी को पहन लूं तो मेरा दोस्तों में रुतबा बढ़ जाएगा।
कॉलेज में अगर मैं उस घड़ी को पहन कर जाऊं तो सब मेरी तरफ देखेंगे। मेरा ध्यान उस घड़ी की तरफ था। वैसे भी उस आदमी की मेरे साथ बहुत ही बन रही थी। उस आदमी ने कुछ चीजों को छूने से मना किया था, उसमें ये घड़ी थी। मुझे लग रहा था कि इस महंगी घड़ी को देखकर वो मुझे मना कर रहा है। उसे लग रहा होगा कहीं मैं उसे गुम ना कर दूं, इसीलिए शायद वो मुझे रोक रहा था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा क्या होगा अगर मैं इस घड़ी को पहनकर चला जाऊं। तो मैंने वो घड़ी निकाली और पहन ली। मुझे पता था अगर मैं उस बुजुर्ग को बताता तो वो मुझे मना नहीं करता। ये पहला दिन था मैं इस घड़ी को पहनकर कॉलेज गया। मेरे सारे दोस्त देख रहे थे कि मैंने सोने की घड़ी पहनी हुई है। ये घड़ी काफी महंगी थी और पुरानी भी थी, इसी कारण सभी मुझसे पूछ रहे थे। मैंने भी सबसे झूठ बोला था कि ये मेरे अंकल की घड़ी है और वो उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। ये दिन मेरे लिए खास था। इस दिन जब मैं घर को आ रहा था तो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। मेरी टक्कर एक लड़की से हुई। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जब मेरी उससे टक्कर हुई तो उसके नोट्स भी नीचे गिर गए और मेरे भी। इस तरह मैंने उसके नोट्स उठाए और अपने भी। हम दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दी और मैं घर को आ गया। मेरे दिमाग में उसका ख्याल आ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उस रात तो मुझे सपने में भी वही लड़की नजर आ रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने नोट्स चेक किए। मेरे नोट्स बदले हुए थे। तभी मेरे दिमाग में आया कि जब मैं उससे टकराया था तो मेरा सारा ध्यान तो उस लड़की की तरफ था। मुझे लगता है कि मेरे नोट्स बदल गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, पता नहीं अब मैं उसे कहां ढूंढूंगा। ये नोट्स बनाने में मैंने 15 दिन का समय लगाया था। अब अगर ये नोट्स मुझे दोबारा बनाने पड़ गए तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। यही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। तो मैंने सोचा जहां पर मैं उससे टकराया था वहां पर जाकर देखता हूं, हो सकता है वहां से मुझे पता लगे कि वो लड़की कहां रहती है या कहां से आई थी। वो लड़की भी शायद उसी कॉलेज में पढ़ती होगी, तभी तो वो उसी कॉलेज के पास थी। जब मैंने वो नोट्स देखे तो वो मुझसे एक क्लास आगे की नोट्स थे। मैं जानता था कि ये इसी कॉलेज में पढ़ती होगी। मैं कॉलेज में गया और गेट के बाहर उसे देखने लगा। मैं देखना चाहता था कि वो लड़की इसी कॉलेज में आती है या नहीं। अगर वो यहाँ नहीं आती तो शाम को मैं वहीं पर खड़ा हो जाता। उसके नोट्स भी तो बदले हैं, उसे भी तो नोट्स चाहिए होंगे। हो सकता है वो मेरा इंतजार कर रही होगी। कॉलेज में मैं देखता रह गया लेकिन वो लड़की नहीं आई। पूरा दिन मेरा यही सोचते निकल गया कि शाम को वो मिलेगी या नहीं। अगर वो नहीं मिली तो मेरे नोट्स बदल जाएंगे और मुझे नए नोट्स बनाने होंगे। मेरे मन में ये खुशी भी थी कि हो सकता है वो शाम को मिल जाए, वो खूबसूरत लड़की फिर से मुझे दिखेगी। मैं शाम को उसी जगह पर खड़ा होकर उसी वक्त उसका इंतजार कर रहा था। मैं चारों तरफ देख रहा था कि वो लड़की कब आती है। वक्त लगभग वही था और वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। आज तो वो कल से भी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। मैं तो बस उसको देखता रह गया। वो मेरे पास आई और उसने मुझे स्माइल दी। मैं भी उसे देखकर स्माइल करने लगा। तब उसने खुद ही कह दिया कि हमारे नोट्स बदल गए होंगे। मैंने भी उससे कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरे नोट्स कैसे बदल गए। तब उसने कहा कि तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम इस कॉलेज में आए ही नहीं। तभी मेरी हंसी निकल गई। मैंने उससे कहा कि मैं तो कॉलेज के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कॉलेज के अंदर आए ही नहीं। तो उसने कहा कि मैं बाहर इंतजार करती रही, मैं सोच रही थी शायद तुम लेट होगे, इसीलिए मैं बाहर खड़ी रही। ऐसे ही कॉलेज का टाइम निकल गया और मैं अंदर नहीं जा पाई। तब मैं घर को आ गई। मैंने सोचा था शाम को तुम मिल ही जाओगे, इसी कारण मैं अब आई हूं। हम दोनों एक दूसरे पर हंस रहे थे। ये बड़ी ही मजाकिया बात थी। तब मैंने उसे अप्रोच किया कि चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। वो भी तैयार हो गई। हम वहीं पर एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर कॉफी पीने लगे। हम लगभग 1 से 2 घंटे तक बातें करते ही रहे। वो भी जैसे मुझसे इंप्रेस हो गई थी और मैंने तो जब उसे पहली बार देखा था तो मैं उसे देखता रह गया था।
ऐसे ही बातें करते करते उसने मुझे नंबर दे दिया और उसके बाद वो घर को चली गई। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मैं उसकी फ़ोटो खींचना चाहता था, लेकिन आज मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं कल उसकी फ़ोटो खींच लेता। रात को मैंने उसे मैसेज किया कि कल शाम को फिर से वहीं पर मिलना। उसने भी ओके का मैसेज कर दिया। ये शाम का वक्त था। मैं उसी रेस्टोरेंट में उसका इंतज़ार कर रहा था। बिल्कुल उसी वक्त फिर से वो आई। आज वो जैसे कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन हर रोज़ वो पिछले दिन से ज़्यादा सुंदर लगती। मैं आज भी उसे देखता रह गया। वो मेरे पास आके बैठी और मुझसे बातें करने लगी। वो जब मेरे सामने आकर बैठती थी तो मैं तो जैसे उसे देखता ही रह जाता। आज वो भी समझ गई थी कि मैं उसे अलग तरह से देखता हूं। वो भी हंसी में कहने लगी कि लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। ऐसा जब उसने कहा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये बात शायद मैं उसे कह नहीं पाता, लेकिन ये बात तो उसने खुद ही कह दी थी। तभी उसने एक और बात कही जिससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। ये बात सुनकर तो मेरे मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे। इतनी सुंदर लड़की मुझे पसंद करती है और मैं भी तो उसे पसंद करता हूं। हम दोनों में ऐसे ही बातें हो रही थी। उसकी बातें इतनी अच्छी होती कि मैं बस उसे सुनता रह जाता। बाद में जब मैं उसकी बातें याद करने की कोशिश करता तो जैसे मुझे याद ही नहीं रहती। मैं तो लगता है उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह जाता। क्या इतनी सुंदर लड़की भी कोई हो सकती है? वो एक हफ्ता मेरी जिंदगी का सबसे हसीन एक हफ्ता था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। और ये उस लड़की के कारण नहीं हो रहा था, बल्कि इस घर के कारण हो रहा था। मैं जब भी शाम को इस घर में आता तो यहां पर सामान बिखरा होता। मैं सोचता कि ये सामान नीचे गिर कैसे जाता है। हर रोज मैं उस सामान को सही जगह पर रखता और अगले दिन शाम को फिर से वो सामान गिरा होता। मैं सोच रहा था ये कैसे हो रहा है। क्या कोई बिल्ली अंदर है जो सामान गिरा देती है? और क्या कोई चोर अंदर आता होगा? चोर तो नहीं आता होगा। इतना कीमती सामान वहीं का वहीं होता है, बस गिरा होता है। उसे कोई उठाकर नहीं लेकर जाता, बस सामान गिरा होता है। मैं सोचता रह जाता कि ये सामान गिरा कैसे होता है। 2 दिन तो ऐसा ही होता रहा। मैंने उस लड़की को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मैंने उससे यही कहा था कि ये मेरे अंकल हैं और मैं अंकल के घर में रहता हूँ। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वैसे मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन इस घर का रुतबा दिखाकर शायद मैं उसे ज़्यादा इम्प्रेस कर पाता। इसीलिए मैं झूठी बातें बनाता रहता। 2 दिन तक तो ऐसा ही होता रहा। घर में ऐसा ही सामान गिरता। लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। जब मैं उस लड़की से मिलकर घर आया तो घर में बहुत ही अजीब घटनाएं हुईं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ये वक्त होगा रात के 3 बजे का और मुझे ऐसा लगा जैसे घर में कोई है। पहले तो मुझे लगा कि सामान गिरा है। मैं जैसे ही सामान की तरफ गया तो मुझे लगा जैसे वहां पर कोई तो है। किसी के जैसे चलने की आवाज आ रही थी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है। मैंने लाइट्स ऑन की और जैसे ही मैंने लाइट्स ऑन की जैसे बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई है, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो घर में जैसे कोई नहीं था। मैंने लॉक चेक किए तो घर के सारे लॉक बंद थे। बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर बाहर से कोई अंदर आया कैसे होगा? क्या कोई बिल्ली किसी खिड़की से आ जाती होगी? आज शाम को ही नहीं बल्कि रात को भी सामान गिर रहा था। मैंने भी सामान को वापस नहीं रखा क्योंकि मुझे लग रहा था कि सामान तो फिर से गिर जाएगा। मैं थोड़ा डर रहा था कि क्या किसी भूत प्रेत का चक्कर है जो इस घर में इस तरह से सामान गिर जाता है। मैं उस आदमी को फोन लगाकर पूछना चाहता था, लेकिन आज बहुत ही रात हो गई थी। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो पास के ही शहर में गया हुआ था। वो अपने रिश्तेदारों के घर गया हुआ था। वो भी बुजुर्ग थे।
वो हर साल उनके पास जाता और वहां पर 15-20 दिन रहकर आता। मैं भी सोच रहा था क्यों उसे डिस्टर्ब करना, इसलिए मैं बेड पर आकर लेट गया। जैसे ही मैं बेड पर आकर लेटा तो मैंने एक करवट ली। मैं खिड़की की तरफ देख रहा था क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आई थी। तभी कुछ हुआ जिसने मुझे डरा कर रख दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पलंग की दूसरी तरफ कोई है। ये आवाज पलंग के हिलने की थी। ये इस तरह की आवाज थी जैसे कोई पलंग पर बैठा हो। मैं इस पलंग पर रोज लेटता और मुझे पता है इस पलंग पर लेटने पर कैसी आवाज आती है। मेरे अंदर तक डर था कि कौन है जो मेरे पास लेटा है। मैंने एकदम से करवट ली और पास में कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं था तो ये आवाज आई कैसे? मैं बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता, ये तो सच लगता है। वो रात ऐसे ही मैंने डर डर कर गुजारी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो उस लड़की की कॉल आई। वो मुझे सुबह के वक्त तो कॉल नहीं करती बल्कि सीधा शाम को मिलती। वो कहती रहती थी कि वो बिजी होती है और शाम को ही मिलती है, लेकिन आज सुबह सुबह उस लड़की का फोन आया। मैं उससे बातें करने लगा। वो तो आज मुझे कह रही थी कि आज मुझे तुम्हारे घर आना है। आज रात को मैंने घर बहाना लगाया हुआ है कि मैं अपनी दोस्त के घर पढ़ने जा रही हूं, तो आज रात मैं तुम्हारे यहीं पर रहूंगी। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था कि वो मेरे साथ रहने आ रही है। एक रात मैं उसके साथ बिताऊंगा, लेकिन मेरे मन में डर था कि घर में अगर ऐसा ही उसके साथ भी हुआ तो क्या होगा? क्या वो इसे सह पाएगी या नहीं? यही सोचते सोचते वो पूरा दिन निकला। मेरे मन में यही ख्याल था कि आज क्या होगा। मेरे मन में खुशी थी कि वो आज मेरे साथ बिताती, लेकिन मेरे मन में डर था कि कहीं वो बहुत ज्यादा डर ना जाए। ये घर थोड़ा अजीब है और मैं उसे डराना नहीं चाहता था, तो मैंने शाम को प्लान बनाया कि मैं उस आदमी को फोन लगाऊंगा और उससे पूछूंगा कि ये कैसे होता है। क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत रहते हैं या यहाँ पर यह सामान अपने आप गिरता रहता है? क्या ये सामान ही ऐसा है? मैंने शाम को उसको फोन लगाया। मैंने उसको बताया कि इस तरह से सामान गिरता रहता है, तो वो हैरान था कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं उसे उस लड़की के बारे में नहीं बताना चाहता था। मैं बस उससे ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी हैरान था। वो कहता कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतने सालों से यहीं रहता तो आ रहा हूं। यहां पर कई किराएदार आए, लेकिन किसी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होता हो? मैं भी हैरान था कि सच में अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उस आदमी ने एक सवाल पूछा जिसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। उसने कहा कि तुमने उस सोने की घड़ी को हाथ तो नहीं लगाया? मैं भी डर गया था क्योंकि मैंने वो घड़ी इतने दिनों से पहनी हुई थी। अब भी वो घड़ी मेरी कलाई पर थी। पहले तो मैं डरा। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैंने उस घड़ी को नहीं छुआ। मेरी ऐसी डरी हुई आवाज को सुनकर वो सहम सा गया। उसने कहा कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मुझे सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुम्हें उस घड़ी को हाथ लगाने से एक खास कारण से मना किया है। वो घड़ी शैतानी घड़ी है और मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा था कि इस घड़ी को कभी मत पहनना। पुराने समय में इसे एक चुड़ैल ने शापित किया था और कहते हैं उस चुड़ैल को इसी घड़ी में बंद किया गया था। जो भी इस घड़ी को पहनेगा वो चुड़ैल उसी के साथ होगी। मैं डर गया था कि हो सकता है ये सच हो और ऐसा होता हो कि रात को वही चुड़ैल मेरे साथ आती हो। वो आदमी कह रहा था तुम वहीं रुको, मुझे आज रात तुम्हारे पास आना होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा उससे मैं और भी ज्यादा डर गया। उसने कहा कि इस घड़ी को उतारना मत, जब तक मैं ना कहूं इस घड़ी को उतारना मत। मैं उससे जानना चाहता था कि इस घड़ी को उतारूं क्यों नहीं, तो उसने कहा अगर तुमने इस घड़ी को उतारा तो अभी कुछ भी हो सकता है। मैं वहां पर आता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। उसने इतना कहकर फोन काट दिया। मैं डरा हुआ था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
मैं शाम को उस लड़की को मना करना चाहता था। मैं उसे कहना चाहता था कि आज मत आना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं उसे इस घड़ी के बारे में नहीं बताना चाहता था, ना ही इस घर के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैं उसे किसी बहाने मना करना चाहता था। शाम को मैंने उसे फोन किया। मैंने उससे कहा कि आज रात मत आना, अंकल यहीं पर हैं। तो वो गुस्सा होने लगी। उसने कहा आज मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा, चाहे अंकल हों या ना हों। अंकल को बताना है तो बता दो, मुझे वहां आना ही होगा। अगर आज मैं तुम्हारे पास नहीं आई तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। उसकी इस बात को सुनकर मैं भी हैरान था। मैं भी उसे मना नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे मुझे जैसे प्यार सा हो गया था। आखिर मैं उसे कैसे मना कर देता। मैंने सोचा था कि जब वो मेरे घर आएगी तो मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैं उसे इस घर के बारे में भी बता दूंगा कि ये मेरे अंकल नहीं हैं, बल्कि मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ। इसी तरह मैं उसका इंतजार करने लगा। मैंने उसे एड्रेस बता दिया था। वो पूरे समय पर उसी घर में पहुंची। वो जैसे ही घर में आई तो मैं उससे माफ़ी मांग रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास एक कारण है तुम्हें ना बुलाने का। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसा महसूस हो। मैंने जैसे ही उसे घड़ी के बारे में बताना चाहा, उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ अंकल कहाँ हैं। मैंने उससे कहा कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, अंकल यहाँ नहीं हैं, मैं किसी और कारण से तुम्हें मना कर रहा था। तो वो हंसने लगी। उसने कहा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। मैंने भी हंसी में कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। उसने कहा ये तो अच्छा है, सिर्फ हम दोनों यहाँ पर हैं। ऐसे ही बातें करते करते हम सोफे पर बैठ गए। वो बिल्कुल मेरे पास आकर बैठी थी। आज तक मैंने उसे छुआ तक नहीं था। वो अपना हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मैंने भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका कोमल सा स्पर्श बहुत ही अजीब था। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ जैसे सन्न सा हो गया। मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा था। ना तो मैं उसे खींच पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। तभी मैंने महसूस किया, ना तो मेरी टांगें चल रही हैं, ना ही मैं हिल पा रहा हूं। मैं देख रहा था ये कैसे हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। मैं तो जैसे जकड़ सा गया था। ये क्या था, ये कैसा अनुभव था। मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद पहली बार मैंने उसे छुआ है, इस कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होने लगा ये सच है, मैं सच में बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और उससे कहा मैं हिल नहीं पा रहा हूं। तो उसने जवाब में कहा हाँ, मुझे पता है तुम हिल नहीं पा रहे और अब तुम हिलोगे भी नहीं। उसने जैसे ही ये कहा, मैं देख पा रहा था उसकी रंगत सी बदल रही थी। उसका वो खूबसूरत चेहरा बिगड़ सा रहा था। वो जैसे बदसूरत सी बन रही थी। मैं डर रहा था, ये कैसी करामात है, ये क्या हो रहा है, आखिर वो ऐसी क्यों बन रही है। मेरे मन में भूत प्रेत का ख्याल आ रहा था। मेरे मन में उस आदमी का ख्याल आ रहा था। उसने कहा था ये घड़ी शापित है। मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। आखिर उससे कैसे बचूं, आखिर अब मैं क्या करूं। अब उसकी रंगत बदल रही थी। उसकी आंखें लाल सी हो रही थी। तभी कमरे की लाइट भी कम सी हो रही थी। मुझे लग रहा था मुझे अजीब सा भ्रम हो रहा है। मुझे नींद भी चढ़ रही थी। तभी बाहर से आवाज़ आई। ये वो आदमी था। वो दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं भी अपनी गलती महसूस कर रहा था कि मैंने वो कुंडी क्यों लगाई, मैंने वो दरवाज़ा बंद क्यों किया। तभी उस आदमी ने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। वो सीधा मेरे पास आया। मैं भी उससे कह रहा था पकड़ो इसे, इसने मुझे बंद सा कर दिया है, पकड़ो इसे। वो आदमी मेरे पास आया और उसने अपने हाथ से मेरी घड़ी को पकड़ लिया। वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 आदमी और थे। ये शायद उसके रिश्तेदार थे। वो मेरी तरफ देख रहा था। वो मेरी तरफ देख रहा था और उसने बस इतने ही शब्द कहे कि तुम्हारा रंग सफ़ेद पड़ रहा है, तुम्हारा रंग सफ़ेद पड़ रहा है। बस मुझे यही शब्द याद हैं। उसके बाद मैं बेहोश पड़ गया। उसके बाद मेरी आंख खुली अगले दिन हॉस्पिटल में। जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे आसपास बैठे थे।
मैंने उनकी तरफ देखा। उसके बाद जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल का बेड है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कल क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम्हारा रंग सफ़ेद पड़ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ एक लड़की थी, मुझे लगता है वो वही चुड़ैल थी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम अकेले थे और जकड़े से हुए थे। तुम्हारा खून बहुत कम हो गया था, कल रात तुम्हें खून चढ़ाया गया। उस आदमी ने कहा, हमने तुम्हारी उस घड़ी को उतार दिया है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बढ़िया हुआ तुमने खुद उस घड़ी को नहीं उतारा। इस पादरी ने मंत्रों से उस घड़ी को अलग किया है। अब दोबारा उस घड़ी को कभी हाथ मत लगाना। वैसे भी मैं उस घड़ी को कहीं फेंकने की सोच रहा हूँ। तो उस पादरी ने कहा है कि उस घड़ी को चर्च में रखना ही सही होगा। पुराने समय में यहाँ पर चुड़ैल बहुत आतंक मचाया करती थी और कहते हैं जो भी शापित चीज़ें हैं उसका जुड़ाव उस चुड़ैल से है। वो चीज़ें कई जगह पर फैली हुई हैं और ये घड़ी भी उनका ही एक हिस्सा है। अच्छा हुआ तुम बच गए। ये तुम्हें भ्रम पैदा कर रहे थे, तुम्हें भ्रम हो रहा था कि तुम उस लड़की से मिले हो। तब उस पादरी ने बताया कि उस लड़की को तुम्हारे सिवा किसी और ने नहीं देखा होगा। वो घड़ी के कारण वो तुम्हारे दिमाग में भ्रम बन गई थी। वो तुम्हें मारने वाली थी और वो भी भ्रम से। मैंने अपनी इस कहानी को बहुत ही कम लोगों के साथ शेयर किया है और बड़ी ही अजीब सी बात कि वो लड़की मुझे कभी कभी दूर नजर आती है। वो मुझे करीब नजर कभी नहीं आती, लेकिन दूर मुझे भ्रम पड़ता है कि वो कहीं झाड़ियों में छिपी हुई है। बड़ी अजीब बात तो यह है कि मैंने इस कहानी को 3 से 4 लोगों को ही शेयर किया होगा और वो भी बताते हैं उन्हें भ्रम लगता रहता है कि जैसे कोई सुंदर सी लड़की उनकी तरफ देखती रहती है और जैसे ही वो उसकी तरफ पलट कर देखते हैं तो वो कहीं गायब सी हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मैंने आपसे भी इस कहानी को शेयर किया है। अब आप क्या महसूस करेंगे ये आप ही बता सकते हैं।